हेलो फ्रेंड्स, आज है लेक्चर नंबर 8 और इसमें करेंगे हम केस स्टडी नंबर 13। तो सीए स्टडी डाइजेस्ट का प्रिंट आउट आप लेकर बैठे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। और हम करेंगे आज सिर्फ एक केस स्टडी नंबर 13। इस केस स्टडी के अंदर आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, जैसे एग्जाम के अंदर कैसे पता चले कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है। एग्जाम में कैसे हम केस स्टडी के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में तोड़ दें, एक कचरा इंफॉर्मेशन और एक काम की इंफॉर्मेशन। और इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, वही टेक्निक लगाएंगे। एक पैराग्राफ आप अपने एंड पर मन में पढ़ेंगे, वही पैराग्राफ मैं भी अपने एंड से यहां मन में पढ़ूंगा। और जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन लाइंस हैं, उनको हम अंडरलाइन करेंगे। इस टेक्निक से हम क्या करेंगे, जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा, आप वहां पर पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी नंबर 13, केस स्टडी डाइजेस्ट। बहुत आराम से चीजों को प्रैक्टिकली समझते हुए इस केस स्टडी को हम करेंगे। और ये केस स्टडी सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं है, ये केस स्टडी आपको बताएगी कि कैसे एक बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे एक बिजनेस से संबंधित डिसीजंस लिए जाते हैं। लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ आप करेंगे सीए बनने के बाद, या तो जॉब करेंगे, या खुद की प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ और करेंगे। आप चाहे जॉब करें, आप चाहे खुद की प्रैक्टिस करें, और आप चाहे इन दोनों के अलावा कुछ और करें, कुछ भी काम आप करें, आपको एक काम हमेशा करना पड़ेगा, और वो है डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम में आप हमेशा फंसने वाले हैं। जॉब करेंगे तो भी फंसेंगे, बिजनेस करेंगे तो भी फंसेंगे, या कुछ और करेंगे तब भी फंसेंगे। तो कैसे हम प्रॉब्लम में फंसने के बाद उनको सॉल्व करें, ये समझ आपको मिलती है सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पेपर से। रियल लाइफ के अंदर कैसे डे टू डे बिजनेस प्रॉब्लम्स को, कैसे डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हैं, ये समझ मिलती है आपको इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और यही वो सब्जेक्ट है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जो आपको बताएगा कि बिजनेस करना एक शतरंज खेलने जैसा है। कभी कभी लगता है कि बाजी हार गए, लेकिन कुछ ना कुछ चाल लगाओ, कोई ना कोई मॉडल लगाओ, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चला दो, और फिर दोबारा से अपने कॉम्पिटिटर को मात दे दो। यही है बिजनेस। तो अगर बिजनेस करने में मजा आता है तो बेहतर है कि आपको सीए बनने के बाद बिजनेस करना चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आईसीआई ने ये न्यू सिलेबस जो बनाया था, इसी पर्पज से बनाया था। तो केस स्टडी नंबर 13 करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके मन में वो जिज्ञासा डेवलप हो गई होगी कि आखिर कैसे प्रॉब्लम्स आती है। और ये जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में एक बिजनेस की प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में ये बिजनेस एक्चुअल में इस धरती पर एग्जिस्ट करता है। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में उस बिजनेस में आई, और कैसे उन्होंने डिसीजन लिया जब प्रॉब्लम आई। तो ये बातें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की टेक्निक, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर हम क्या सोचने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा, ये किस चैप्टर से आया है। ऐसा हम क्यों सोचते हैं, क्योंकि अभी हमें एग्जाम पास करना है। तो हम सोचते हैं कि कौन सा मॉडल लगेगा इस केस स्टडी के आंसर को लिखने के अंदर, क्वेश्चन को पढ़कर। तो आपको पता पड़ जाएगा रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद ही कि ये क्वेश्चन किस दिशा में जाएगा। और ये मॉडल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन आपसे होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो केस स्टडी भले ही 2 पेज की हो, 3 पेज की हो, 4 पेज की हो, 50 पेज की हो, अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर वो नजरिया, वो डायरेक्शन मिल गया है जिस दिशा में इसका आंसर निकलने वाला है, तो आप उस 50 पेज की इंफॉर्मेशन को पढ़ के कूड़ा इंफॉर्मेशन अलग कर लोगे और काम की इंफॉर्मेशन को अलग कर लोगे, और आंसर लिखते वक्त काम की इंफॉर्मेशन ही काम आएगी। तो पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। एसेस द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ लाइफ एश्योरेंस बिजनेस ऑफ सवाल। ये कंपनी का नाम है SWAL। सवाल कह रहा हूं मैं इसको आप SWAL भी कह सकते हो, SWAL भी कह सकते हो, बट मैं इसे सवाल कहना चाहता हूं। इंक्लूडिंग सब एजेंसी ऑफिस डिवीजन। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि कंपनी का जो बिजनेस है लाइफ एश्योरेंस का, लाइफ एश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है, पॉलिसी वॉलिसी बेचने की बातें होती है यहाँ पर। तो उसके कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को एसेस करना है, यानी मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है इस धंधे के अंदर, इस बात को एसेस करना है, चेक करना है कि जो हमारी कंपनी है इस कंपटीशन में जीत पाएगी कि नहीं। नेट रिजल्ट, कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। तो आपको समझ पड़ना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करने के लिए एक मिस्टर माइकल पॉटर ने 5 फोर्स एनालिसिस बनाया था।
जिसको 5 फोर्सेस मॉडल भी कहते हैं, जहां पर उन्होंने 5 पॉइंट बताए थे, जिसके बेस पर आप चेक कर सकते हो कि जो बिजनेस है वो कंपटीशन पर कितना खरा उतरता है, या फिर ये कह लीजिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा। इस मॉडल का इस्तेमाल आप रियल लाइफ में अपने लिए भी कर सकते हैं। कल को आपके मन में आता है कि आप सीए में प्रैक्टिस करेंगे, तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अपने बिजनेस को इवेल्युएट करके देखो। अगर ज्यादातर पॉइंट ये बोले कि आप सुपर प्रॉफिट कमाने वाले हो तो बिजनेस कर लेना। यानी कि ये मॉडल हेल्प करता है किसी भी कंपनी को इस बात को एनालाइज करने के अंदर कि मार्केट के कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर वो कंपनी क्या सर्वाइव कर सकती है, वो कंपनी क्या प्रॉफिट कमा सकती है कि नहीं कमा सकती। तो यहां से मालूम पड़ गया कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 के लिए हमें चाहिए मिस्टर माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। रिक्वायरमेंट नंबर 2, इवेल्युएट द केस फॉर होल्डिंग द सब एजेंसी ऑफिस डिवीजन बैक्ड बाय फाइनेंशियल वायबिलिटी अमंग अदर क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन के अंदर एक सब एजेंसी ऑफिस है, उसको होल्ड करें या बंद कर दें। यानी कि जो छोटे छोटे ऑफिस खोले हैं कंपनी ने, उन ऑफिस को कंटिन्यू करते रहें या बंद कर दें। इसको क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है, हमें बताना है। किन क्राइटेरिया पर? 2 क्राइटेरिया के बेस पर। एक तो क्या है आपका फाइनेंशियल और फाइनेंशियल वायबिलिटी अमंग अदर क्राइटेरिया। तो बाकी क्राइटेरिया के ऊपर भी चेक करना है कि कंपनी को वो ऑफिस बंद कर देने चाहिए या कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो ये थी क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट। उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये कंपनी कुछ सोच रही है किसी चीज को बंद करने की या होल्ड करने की, यानी कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को आराम आराम से। टेक्निक वही रहेगी, जैसे पहला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ है, इसको आप मन में पढ़िए अपने एंड पर, और मैं यहां पर मन में अपने एंड पे पढ़ता हूं। फिर जो जो की लाइंस हैं, की वर्ड्स हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। तो पढ़िए मन के अंदर। सबसे पहले कंपनी का नाम मिल गया, देखो सवाल की फुल फॉर्म क्या है, सेफ एंड वाइज एडवाइजरी लिमिटेड। हम इसे क्या बोलेंगे, सवाल। कंपनी का नाम है जी सवाल। तो पढ़िए इसको। देखिए पहले वाले पैराग्राफ के अंदर कंपनी ने बता दिया कि कंपनी क्या बेचती है, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है और रिस्क एडवाइजरी फर्म है। ये कंपनी पूरे नेशन में ऑपरेट करती है, यानी कि कंपनी का बिजनेस पूरे इंडिया में है। ये कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचती है, 2 प्रकार के। एक तो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी कि म्यूचुअल फंड और दूसरा क्या है आपका, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस ओनली। यानी कंपनी 2 चीजें बेचती है, एक तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोले तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग। दूसरा इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस में क्या बेचती है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो जो कंपनी का जो फाइनेंशियल वाला प्रोडक्ट है, कंपनी जो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाफ ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यानी पूरी कंपनी अगर पूरे साल में 100 रुपए की सेल करती है ना, तो 50 रुपए की सेल होती है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग। यानी कि बाकी 50 इंश्योरेंस बेचकर होती है। कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। एंड 2/3 ऑफ ओवरऑल ग्रुप्स बॉटम लाइन। अच्छा बॉटम लाइन बोले तो बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट और टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स। तो इसने क्या बोला कि बॉटम लाइन पे 2/3 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब कंपनी अगर 99 रुपीज कमाती है पूरे साल में, तो 66 रुपीज कमाती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट से और 33 रुपीज कमाती है इंश्योरेंस को बेचकर। आगे क्या लिखा हुआ है कि कंपनी का इंश्योरेंस वाला बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा एज पर एक्सपेक्टेशंस। दिक्कत कहां पर बताई है, इंश्योरेंस वाले बिजनेस में, लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में दिक्कत बताई है। अच्छा, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एडवाइस टू क्लाइंट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ सवाल। यानी कि ये कंपनी अपने क्लाइंट को जब एडवाइस करती है ना कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, किस कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, तो ये कंपनी बायस्ड नहीं होती। ये कंपनी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एडवाइस देती है। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कंपनी ए का बिके, कंपनी बी का बिके, कंपनी सी का बिके, कंपनी डी का बिके। ये कंपनी अपने क्लाइंट के प्रति क्या है, ईमानदार
और सच बोलने वाली। तो ये था पहले पैराग्राफ के अंदर मेन बात। अब पढ़िए पैराग्राफ नंबर 2। देखिए पैराग्राफ नंबर 2 में क्या बताया गया। इस कंपनी को मिस्टर कौशल ने लगभग 20 साल पहले बनाया था, जब इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का काम हो गया था प्राइवेट। पहले सिर्फ एक ही कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस बेचा करती थी, LIC। आज के करीबन 20 साल पहले ये काम प्राइवेट सेक्टर में चला गया था। तब मिस्टर कौशल ने क्या बनाई थी, ये कंपनी। मिस्टर कौशल इस कंपनी के CEO भी हैं और इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर भी हैं, यानी ओनर भी हैं एज वेल एज एम्प्लॉय भी हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मिली हमें पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। अब पढ़िए अगला पैराग्राफ, सवाल इज वाइडली वाला। देखिए इसमें मेन बातें क्या है कि इस कंपनी ने जगह जगह खोल रखे हैं अपने सब एजेंसी ऑफिसेस, जहां पर कस्टमर एडवाइस लेने के लिए आते हैं बिफोर बाइंग और इन्वेस्टिंग एनी इंश्योरेंस और एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। इस कंपनी के जो सब एजेंसी ऑफिसेस हैं वो 580 सिटीज के अंदर है, यानी कंपनी बहुत बड़ी है। 580 छोटे छोटे ऑफिसेस पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग सिटी में इन्होंने बना रखे। वहां पर कस्टमर आता है, एडवाइस लेता है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट मैं खरीदूं, फिर वो इनसे प्रोडक्ट खरीदता है। इस कंपनी ने 30 साल का लीज एग्रीमेंट कर रखा है हर स्टोर के लिए, और ताकि इनकी लीज कॉस्ट कम आए और इनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाए। ये एक नया तरीका है। आजकल जो कंपनियां होती हैं वो स्टोर खोलने के लिए स्टोर खरीदती नहीं, स्टोर पर लंबा लीज एग्रीमेंट कर लेती है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 15 साल का, 10 साल का। इससे फायदा क्या है, लमसम पैसा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस स्टेबिलिटी भी आ गई। जब एग्रीमेंट ही 30 साल का है तो 30 साल के पहले तो खाली करा नहीं सकते, तो कंपनी के पास क्या आ गई, स्टेबिलिटी। और जब 30 साल का एग्रीमेंट करते हैं, लीज एग्रीमेंट, तो ओनर से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कि मार्केट के कंपैरिजन में आपको इतने पैसे देंगे। इस काम का इस्तेमाल किया था बैंकों ने अपने ATM लगाने के लिए। इससे आप समझ पाएंगे, बैंक्स ने अपने ATM जगह जगह खोलने के लिए उन जगह को खरीदा नहीं, रेंट पे ले लिया और 10-10 साल के एग्रीमेंट करे, 15-15 साल के एग्रीमेंट करे, ओनर भी खुश। मार्केट से थोड़ा ज्यादा रेंट दे रहे थे, प्लस 15 साल की सिक्योरिटी मिल गई कि 15 साल तक रेंट आने वाला है। तो ये काम करके धीरे धीरे बैंक्स ने अपने ATM जगह जगह खोल डाले। इसके बाद पढ़िए अगला वाला पैराग्राफ, ये सेकेंडली से। देखिए इसके अंदर मेन बात क्या है कि ये कंपनी सारे के सारे थर्ड पार्टीज के प्रोडक्ट बेचती है, यानी कि ये कंपनी अपने आप में इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की एजेंट है। और इस कंपनी ने लगभग 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्या ले रखा है, एजेंसी का एग्रीमेंट कर रखा है, यानी 23 इंश्योरेंस कंपनी की क्या बन चुकी है, एजेंट। और ध्यान देना जरा, 3 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्होंने अपने आप क्या करवा दिया, लिस्ट। कैसे, इनको पैसे की रिक्वायरमेंट आई होगी तो मार्केट में लिस्ट करा दिया, IPO निकाला और मार्केट से क्या उठा लिया, पैसा, धंधा करने के लिए। तो ये था पैराग्राफ अगला पैराग्राफ था। इसमें क्या बात समझने को मिली कि ये कंपनी का सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एजेंसी का एग्रीमेंट है, यानी कि ये 23 की 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माल को बेच सकते हैं। अगले पैराग्राफ को पढ़िए। अगले पैराग्राफ के अंदर बोला गया कि 23 कंपनी में से 22 कंपनियां क्या है, प्राइवेट। अच्छा एक कौन सी बची होगी, LIC बची होगी। हालांकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बट मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में एक बिजनेस की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अब कोई भी नई इंश्योरेंस कंपनी, अगर कोई भी नई कंपनी खोलना चाहता है इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया के, जो इसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उन्होंने नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि कंपनी किसी को अगर इंश्योरेंस बेच रही है तो जब टाइम पर क्लेम रेज हो तो वो सेटलमेंट करे। ऐसा ना हो कि क्लेम देते वक्त कंपनी अपनी शर्तें गिनाना चालू कर दे या फॉर्म में कमियां बताना चालू कर दे। इन चीजों से बचने के लिए रेगुलेटर्स ने नए नए कंडीशंस, नए नए रूल्स और अपने नॉर्म्स को डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट। जैसे आपको पता होगा कि इस वक्त पहले एक रेगुलेशन नहीं था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर,
तो क्या होता था, कंपनियां पहले अपने इंश्योरेंस को बेच दिया करती थी, लाइफ इंश्योरेंस बेच दिया। जब बेचारा 5 साल 6 साल बाद जिसने लाइफ इंश्योरेंस जब एक्सपायर हो गया और उसके घर वाले आए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, तो कंपनी उसके भरे फॉर्म को लेकर आगे और बोला कि देखो ये तो सिगरेट पीते थे और फॉर्म में क्या लिख रखा है कि नॉन स्मोकर है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या हुई कि एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा है और फिर भी उसे क्लेम नहीं मिला, हालांकि इन्फॉर्मेशन उसकी गलत थी। तो इसके ऊपर बीच में एक डिसीजन आया, इन्फॉर्मेशन गलत दी थी इंश्योरेंस पॉलिसी भरते वक्त उस व्यक्ति ने, बट 6 साल से क्या इंश्योरेंस कंपनी सो रही थी? कंपनी के पास सफिशिएंट टाइम था ये चेक करने का कि जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने फॉर्म के अंदर फिल करके दी है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या झूठ है। तो फिर एक रेगुलेशन निकाला गया जिसके अंदर क्या हो गया है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो 3 साल है या 5 साल है, उसके बाद कोई भी कंपनी उसके क्लेम को सेटलमेंट करते वक्त रो नहीं सकती। ये नहीं बोल सकती कि फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन दी थी, ये तो आदमी बीमार रहता था। नहीं, 5 साल बीत चुके हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम था इस बात को चेक करने का कि इंफॉर्मेशन सही थी कि गलत थी। तो धीरे धीरे जब नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो हमें फायदा होता है एज ए पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर क्या आते हैं, नई नई कंडीशंस आती है ताकि वो फ्रॉड ना कर सके। अब पढ़िए ये वाला पैराग्राफ, अगले वाला पैराग्राफ, टिपिकली वाला। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर बोला गया कि जो भी इनके सब एजेंसी ऑफिस हैं, हर ऑफिस के अंदर 3 लोग हैं रेगुलर और एक बंदा है कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि 3 तो है परमानेंट एम्प्लॉय और एक कॉन्ट्रैक्ट पे है। उन 3 में से एक तो है फाइनेंशियल एडवाइजर, जो परमानेंट है 3 वाले उनमें से एक कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर। दूसरा कौन है, सेल्स ऑफिसर। तीसरा कौन है, रिलेशनशिप ऑफिसर। यानी कि 2 क्या हो गए आपके, सेल्स एंड रिलेशनशिप ऑफिसर। अच्छा, और एक बंदा किस पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है। वो क्या काम करता है, वो छोटे मोटे काम करता है जैसे चाय पानी सफाई, यही करता होगा। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई और क्वेश्चन में बताया गया है कि इनके जो नंबर ऑफ इंप्लॉइज हैं वो 720 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 1564। दुगने, लगभग दुगने से भी ज्यादा हो गए, बल्कि 720 गुना 2 होता है आपका 1440 और ये है 1564, यानी कि जो इनकी मैन पावर है लगभग दुगनी हो गई है। तो ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई। तो ये इसके अंदर की लाइन्स और कीवर्ड्स हैं। अब पढ़िए अगला वाला पैराग्राफ, मार्केट ट्रेंड वाला। देखिए इस पैराग्राफ में आगे पता पड़ा कि इस कंपनी को प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो अपने खुद के ऑफिसेस खोलकर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को डायरेक्टली बेच रही हैं। पहले वो क्या करते थे, एजेंट को बना दिया, एजेंट बेच रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट को खुद बेचती है, खुद का स्टोर खोलकर। हालांकि ये जो कंपनी है ये इससे कॉम्पीट कर पा रही है, कैसे, रीजन क्या है इसके पीछे, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल एडवाइस, यानी कि अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार होना, लॉयल होना, सच्चाई बताना, यही खूबियां जिनके बेस पर कंपनी अभी तक सर्वाइव कर रही है। इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो तो अभी भी सेम लेवल पर है, बट प्रॉफिट क्या हो गया है, कम। और प्रॉफिट कम हो गया, देखो सेल तो वही है बट प्रॉफिट क्या हो गया, कम। अच्छा, प्रॉफिट क्यों कम हो गया होगा भाई, जब सामने वाला व्यक्ति खुद बेच रहा है तो वो क्या करेगा, थोड़े से कम प्राइस पर कस्टमर को पॉलिसी दे देगा। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका जो कमीशन है 20% का 25% का, ये क्या करते हैं, अपने कमीशन में से कमी करके कस्टमर को सस्ते में बेचने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है, इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, कम। सेल तो पूरी कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम। और एक खास बात, ये इंश्योरेंस कंपनियां अब कोई नया एजेंट नहीं बना रही। ये प्लस पॉइंट है कि मार्केट में इनका कोई नया कॉम्पिटिटर आ ही नहीं सकता। रीजन क्या है, ये कंपनियां अब किसी को भी एजेंसी नहीं दे रही। अब पढ़िए अगला पैराग्राफ, बीइंग इन सर्विस। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर क्या बोला गया है कि कंपनी अब क्या चाहती है, ई प्लेटफॉर्म। इन्होंने बना भी लिया ई प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या है, पॉलिसी एट योर क्लिक, यानी कि ऑनलाइन। यहां पर करीबन 50 लोग काम करते हैं और ये ई प्लेटफॉर्म बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सब एजेंसी वाला जो ऑफिस बिजनेस है वो धीरे धीरे प्रॉब्लम में आ रहा है, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग बढ़ती जा रही है, ऑफलाइन सेलिंग कम होती जा रही है। देखिए ऑनलाइन बढ़ रही है, ऑफलाइन कम हो रही है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब पढ़िए ये वाला पैराग्राफ, सपोर्टेड बाई।
देखिए इसमें क्या बोला गया है, नीचे रेवेन्यू फिगर दे रखी है, सेल्स की इंफॉर्मेशन, इसमें 1000 करोड़ के अंदर। और क्या बोला गया है कि ब्रोकरेज बिजनेस इज स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे धंधा कम हो रहा है। ध्यान देना जरा, यहां पर 5 सालों का सेल रेवेन्यू दिया गया है, 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। यहाँ पर कंपनी का कितना रिवेन्यू है वो दिया हुआ है, यानी कंपनी ने कितने का माल बेचा, और पूरा मार्केट साइज कितना है वो दिया गया। ध्यान देना, पूरा मार्केट साइज है, यानी कि 23 की 23 कंपनियों ने मिलकर टोटल कितनी सेल्स की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एजेंट्स। तो ध्यान देना जरा, 1960, फिर कितना हुआ 2004, फिर कितना हुआ 2122, फिर कितना हुआ 2198, फिर कितना हुआ 2240। ऊपर क्या लिखा गया था, बिजनेस स्लो हो रहा है। तो यहां से मालूम पड़ गया हमारे को, बिजनेस के अंदर सेल बढ़ तो रही है, बट जब परसेंटेज में निकालोगे ना तो बहुत कम है। जैसे मैं निकालता हूं कि 2004 डिवाइड बाई 1960, तो ये आ गया लगभग 2.25%, यानी कि 2015-16 में और 2016-17 में जो सेल है वो कितनी बड़ी है, 2.25%। इस ग्रोथ को ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मानते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे होंगे ना, कंपनी के एम्प्लॉइज क्या बोल रहे होंगे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, और बाकी खर्चे भी इनके बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में अगर ग्रोथ रेट 5%, 6% से कम है तो उसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जो महंगाई है वो 4 से 6% के बीच में नॉर्मली बढ़ती है। तो सेल कम से कम 5% से ऊपर तो बढ़नी ही चाहिए, तभी मानते हैं कंपनी ग्रोइंग फेज में, वरना कंपनी स्लो डाउन हो गई है। अच्छा, यही बात देखने को मिलती है हमें इस एजेंसी के रेवेन्यू के अंदर भी। 280 का बेचा, 298 का बेचा, 312 का बेचा, 320 का बेचा, 326 का बेचा, यहां पर भी धीरे धीरे। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि 2019-20 में क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस कंपनी ने टोटल मार्केट साइज में कितना सेल किया है, यानी कि इनका कितना मार्केट शेयर है? पॉसिबल है? तो 326 डिवाइड बाई 2240 निकाल दिया परसेंटेज में, तो लगभग आ रहा है 15%। टू बी प्रेसाइज ये आ रहा है 14.55, तो मोटा मोटा 15%। अब सोचो, पूरे के पूरे सभी कंपनीज मिलकर अगर 100 रुपए की सेल करती है तो 15 रुपए की सेल कौन करता है? ये कंपनी। क्या लगता है, इस कंपनी का फ्यूचर खतरे में है? लग तो नहीं ना। 100 रुपए के माल में से अगर 15 रुपए का माल ये कंपनी बेच पा रही है तो फ्यूचर तो खतरे में नहीं नजर आ रहा। ये मान सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा, बट प्रॉफिट है तो सही। ये मानते हैं कि सेल्स ग्रो नहीं कर रही, बट सेल्स है तो सही। क्या आप यही फिगर मुझे 15-16 के लिए बता सकते हो? तो 280 डिवाइड बाई 1960 परसेंटेज में, तो ये भी लगभग कितना है, 15%। टू बी प्रेसाइज 14.28 आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात क्या है, अगर मैं मोटा मोटा कंपेयर करूं तो ये कंपनी अभी तक अपने मार्केट शेयर को बचाने में सफल रही है। भले ही मेन कंपनियां अपना माल खुद से डायरेक्टली बेचने में लग गई हो, बट ये कंपनी अभी भी अपने मार्केट शेयर को पकड़ कर बैठी है। अब पढ़िए अगली वाला पैराग्राफ, अगली वाली टेबल, रेवेन्यू अर्न से। देखिए यहां पे क्या दिया गया है कि 2019-20 में जो कंपनी की सेल थी कितनी, 326, ये दिख दी यहां पर। इसके अंदर इन्होंने कितना माल तो बेचा है ऑनलाइन और कितना माल बेचा है ऑफलाइन। तो जरा चेक करो, मुझे बताओ जरा कितना परसेंट माल ये कंपनी ऑनलाइन बेचती है, कितना परसेंट माल ये कंपनी ऑफलाइन बेचती है। तो 280 डिवाइड बाई 326, तो ये आ गया लगभग 86%, और अगर प्रिसाइजली बोलूं तो 85.88%। तो इससे मुझे क्या पता पड़ गया कि ऑनलाइन वाले बिजनेस में ग्रोथ तो है। मतलब ये तो कह सकते हैं कि जमाना बदल रहा है, लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, बट ऑनलाइन अभी उतना ग्रो नहीं हुआ कि हम अपने ऑफिसेस को बंद करने के बारे में सोचें। 86% माल अभी भी कहां से बिकता है, स्टोर से। सिर्फ 14% माल कहां से बिकता है, ऑनलाइन से। खास बात, 60+ के लोग ऑनलाइन नहीं खरीदते। रीजन क्या हो सकता है भाई, जो व्यक्ति आज की डेट में 60+ है, पक्की बात है इंटरनेट, गूगल, इन सबसे थोड़ा सा उसका कम इंट्रोडक्शन होगा, उसको इनके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, और वैसे भी ऑनलाइन पर उनका भरोसा कम होता है। तो इससे मुझे पता पड़ रहा है कि मार्केट में चेंज स्टार्ट तो हुआ है, बट चेंज उतना भी नहीं हुआ
कि आप ऑफलाइन बंद करके पूरे का पूरा ऑनलाइन पर आ जाओ। अब पढ़िए अगले वाला पैराग्राफ, सीन्स वाला। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जो ऑफिसेज हैं उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए कंपनी का बोर्ड क्या चाहता है कि उनको हम सेल कर दें। सब एजेंसी ऑफिस शुड बी सोल्ड ऑफ, और कंपनी अपने आप को बताए ऑनलाइन सेलिंग एजेंसी के नाम पर। यानी कंपनी अपने स्टोर्स को बंद कर दे, कंपनी अपने ऑफिस को बंद कर दे और सारा का सारा माल ऑनलाइन ही बेचे। ये कौन चाहता है? बोर्ड। क्या लगता है बोर्ड सही चाह रहा है क्या? बोर्ड गलत चाहता है। क्यों भाई? 86% माल तो अभी भी ऑफिस से बिकता है। अगर दुकानें बंद कर दोगे तो कितना माल बिकेगा? 14%। यानी 326 का 14% कितना हो गया? 45.64, लगभग 46। अब सोचो 326 से रेवेन्यू कम हो गया, अगर 46 आ गया तो आप आगे बढ़े या पीछे गिर गए? जाहिर सी बात है पीछे गिर गए। आइए अब इसको पढ़ते हैं। इस टेबल के अंदर आपको एजेंसी ऑफिसेस का क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन, जो किसमें है? 1000 करोड़ के अंदर इंफॉर्मेशन। आपको देखा रेवेन्यू 3 साल का, देखो 17-18, 18-19, 19-20, तो रेवेन्यू कितना? 250, 272, 280। रेवेन्यू बढ़ तो रहा है बट ग्रोथ रेट कम है। बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 31, 16, 18। तो कंसर्न क्या है बोर्ड की? बोर्ड बोल रहा है प्रॉफिट तो कम हो गया, रेवेन्यू कम नहीं हुआ बट प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया। 31 से कहां पहुंच गए हम? 18 पर। अच्छा, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कितना पैसा मालिकों ने लगाया है? तो 150, 150 और 156। कितना पैसा बाहर से लोन लेके लगाया है? 50, 64, 78। क्या करंट लायबिलिटीज हैं और क्या करंट एसेट्स हैं? तो इस टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, और इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या चेक कर सकते हैं? कंपनी की पोजीशन कैसी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर क्या बोलता है उसको? चेकअप कराओ, है ना। बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, बहुत सारे ब्लड निकलता है, कराओ चेकअप। चेकअप में क्या निकलते हैं? रेशोज। जैसे हीमोग्लोबिन क्या नंबर है बताओ जरा। जैसे आंखों का नंबर चेक होता है, आइज का नंबर चेक करते हैं डॉक्टर, तो भाई रेशो देखते हैं बेसिकली, वो कहते हैं रेशो। कोई भी पैरामीटर है बॉडी के अंदर, जैसे प्लेटलेट काउंट्स कितना है बताओ, तो इससे पता करते हैं वो कि जो पेशेंट हमारे सामने बैठा है वो उसकी क्या पोजीशन है, वो ठीक है या जाने वाला है, वो ठीक है या फिर ठीक हो जाएगा, ज्यादा बीमार नहीं है, यानी कि वो चल सकता है या गेम ओवर होने वाला है। तो बहुत सारे रेशो हम निकालते हैं रियल लाइफ के अंदर। जब कंपनी की बात करते हैं तो भी हम ये रेशो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपको बोलूं करंट रेशो निकालो, करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो मैं इसका निकालता हूं जरा 19-20 का। तो करंट एसेट कितनी है? 605 डिवाइड बाई 455, कितना आ गया? 1.32, 1.32। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। 1.32, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं 1.32 डिवाइड बाई 1? एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी को अगर 1 रुपए की लायबिलिटी देनी है, कंपनी को अगर अगले 12 महीने में 1 रुपए की लायबिलिटी देनी है, तो अगले 12 महीने के अंदर कंपनी के पास 1 रुपए 32 पैसे आने वाले हैं। तो बताओ कंपनी स्ट्रांग है या डाउन है? स्ट्रांग है। अगले 1 साल में देना सिर्फ 1 रुपया है, आने कितने हैं? 1 रुपए 32 पैसे। तो कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है। कंपनी को इवेल्युएट करते वक्त एक बेहतर करंट रेशो क्या मानते हैं? 2। क्यों? लायबिलिटी देनी है 1 रुपए, आने वाले हैं 2 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर करंट रेशो 1 से कम है तो ऐसा मानते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। तो ये मैंने आपको बताया एक रेशो। ऐसे निकालते हैं प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, ईबीआईटी डिवाइड बाय रेवेन्यू, यानी कि कितना परसेंट हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं अगर बोलूं 19-20 का निकालो, तो 18 डिवाइड बाय 280 परसेंटेज में, तो ये आ गया आपका 6.42%। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कंपनी अगर 100 रुपए का माल बेचती है तो 6 रुपए 42 पैसे क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 रुपए 42 पैसे। तो ये परसेंट निकालने का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कंपनी कंपेयर करती है अपने पिछले सालों से किसी और कंपनी से,
और चेक करती है कि हमारी क्या पोजीशन है। समझ गए बात को। एक रेशो निकालते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, यानी कंपनी के मालिकों ने और बाहर से लोन लेकर कितना पैसा हमने कंपनी में लगा रखा है और उससे कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 18, हमने कितना पैसा लगाया 156, बाहर से कितना लगवाया 78, तो कुल मिला के हमने कितना लगाया 234, प्रॉफिट कितना हुआ 18। तो निकालू परसेंटेज में, तो 18 डिवाइड बाई 234 कितना आ गया 7.69%। क्या मतलब, अगर कंपनी 100 रुपए लगा के बैठी है तो हर साल कितना कमाती है 7.69 रुपीज। इसे किससे कंपेयर करते हैं लोग, बैंक एफडी से। बोलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद कमाया 7.69%, बैंक में रख देते तो भी कितना कमा लेते 7%। यानी कि या तो धंधे को बदलने का टाइम आ गया है या धंधे को एनालाइज करने का टाइम आ गया है। क्योंकि कंपनी में मिलने वाला रिटर्न बैंक एफडी में मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा होना ही चाहिए, वरना धंधा क्यों कर रहे हो भैया, उस पैसे को बैंक में डालो, एंजॉय करो। तो ऐसे बहुत सारे रेशो निकालते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि कंपनी की एक्चुअल में पोजीशन क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है। अभी कुछ टाइम के बाद मार्केट में एक नया प्रोडक्ट हम निकालेंगे जिसके अंदर हम सिखा देंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं। हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद है, कौन सी कंपनी सस्ते दाम पर मार्केट में मिल रही है, किस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है और कैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कुछ समय के बाद ये कोर्स मार्केट में हम लॉन्च करने वाले हैं। वहां पर बहुत सारे रेशोज के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहां पर हल्का सा मैंने आपको हिंट दिया है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब पढ़ लीजिए अगले 3 छोटे छोटे पैराग्राफ। सबसे पहले पढ़िए एप्लीकेबल टैक्स वाला। तो यहां पर क्या बोला गया कि कंपनी के ऊपर टैक्स कितना है 22%, यही काम की बात है। अगले पैराग्राफ में क्या बोला गया, देखो जो कंपनी का सीईओ है वो बोर्ड की कमेटी की बात नहीं मानना चाहता, वो नहीं चाहता कि ऑफिसेस को बंद किया जाए। देखिए अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर वो सोचने वाले हैं कि ऑफिसेस को सेल कर दें या कंटिन्यू करें। कुल मिलाकर बात यह है स्टोर्स को बंद कर दें या चालू रखें। तो यहां पर हमने पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बात समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। अब करेंगे सॉल्यूशन को। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी कि इस बात को एनालिसिस करो कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल पर हमारी कंपनी कहां उतरती है। यानी मार्केट में इतना कंपटीशन है क्या कि वो हमारा प्रॉफिट खा जाएगा, या फिर हमें इस धंधे को बदलने की आवश्यकता है, चेक करो। तो ध्यान देना, हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा था मिस्टर माइकल पॉटर के बारे में, जिन्होंने 5 फोर्सेस मॉडल को इंप्लीमेंट किया था। 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में बताया था, इसको हम पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस भी कहते हैं। जहां पर इन्होंने 5 पॉइंट बताए थे जिनके बेस पर हम किसी भी बिजनेस की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। वो 5 पॉइंट क्या क्या थे। पॉइंट नंबर 1 बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पॉइंट नंबर 2 बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, पॉइंट नंबर 3 थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, पॉइंट नंबर 4 थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेट नंबर पॉइंट नंबर 5 लेवल ऑफ कंपटीशन अमंग ऑल दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री। तो कुल मिला के इन 5 पॉइंट पर ही हम इस कंपनी में इसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस। चलिए अब 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 1 बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। फिर इसके बाद आ जाओ, ये रहेगा बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। फिर इसके बाद आ जाओ, ये है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। फिर ये है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये 5 पॉइंट है जिनके ऊपर हम इवैल्यूएट करेंगे। ये पॉइंट थ्योरी के रूप में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे।
जितना मैटर इस केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर आई से लिखा है, इतना मैटर एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वाले को। इस पॉइंट में क्या होता है कि क्या सप्लायर हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता है क्या? और इस कंपनी के केस में सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले चाहकर इस कंपनी के प्रॉफिट को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कम कर सकते हैं तो इस पॉइंट पर पता लग गया कि कंपटीशन में हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं कम कर सकते तो हम कंपटीशन में सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे आंसर को एक बार मन में पढ़िए, फिर मेन लाइंस में आपको अंडरलाइन करा दूंगा। ये पूरे का पूरा पढ़ना है, यहां तक स्टेबिलिटी तक पढ़ना है पूरे का पूरा। एक बार मन ही मन पढ़िए। देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है कि जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट सेल करना चाहती है, क्यों? अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर अपने कमीशन को कम करने के लिए। तो ऐसा करने के बाद क्या ऐसा हुआ कि उनकी सेल एजेंसी से शिफ्ट हो गई उन पर? क्या ऐसा हुआ क्या कि उनके एजेंट अब कम बेच पा रहे हैं? हालांकि इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। पहले भी शेयर कितना था कंपनी का, एजेंसी का 15%, अभी कितना है 15%। तो इस पॉइंट पर क्या है? मॉडरेट, मतलब यहां पर खतरा नजर नहीं आ रहा, यानी कि सप्लायर चाहकर भी इनका प्रॉफिट कम नहीं कर सकता है। और क्या बोला गया इसके अंदर? और बात की गई है मल्टीपल प्रोडक्ट की। मल्टीपल मतलब एजेंसी क्या कर रही है? एजेंसी के पास 23 कंपनियां हैं, तो वो 23 अलग अलग कंपनी के इंश्योरेंस प्लान को बेच रही है। तो मान लो किसी एक इंश्योरेंस कंपनी ने इनका कमीशन कम कर दिया, तो ये क्या कर सकते हैं? उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करना कम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी तक ये कस्टमर के प्रति क्या है? लॉयल है, ईमानदार है, सच्चाई की बात करते हैं। ये इनका क्या है? की पॉइंट है, इनकी वैल्यूज है। लेकिन अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इनके कमीशन को कम करती है तो ये ऐसा कर सकते हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दें और बाकी बची 22 कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो इससे होगा क्या? उस कंपनी के ऊपर इनडायरेक्ट दबाव बनेगा कि वो इनका कमीशन कम ना करे। तो इससे मुझे पता लग गया है कि जो सप्लायर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इनके प्रॉफिट को कम नहीं कर सकती। यानी पहले पॉइंट पर ये कंपनी का बिजनेस टोटली सेफ है। तो यही बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई। एक बार इसे आप गो थ्रू कर ही चुके हैं। जितना यहाँ पर आईसीआई ने आपको लिख के दिया है उतना लिखने की रिक्वायरमेंट एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ कितने नंबर का पूछा गया है और टू द पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। यहां पर क्या देखेंगे कि क्या कस्टमर हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता है? इनका कस्टमर कौन है? हम। तो क्या हम इस एजेंसी के प्रॉफिट को कम कर सकते हैं? अगर हम कम कर सकते हैं तब तो बार्गेनिंग पावर हमारी ज्यादा है, इनको प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर हम कम नहीं कर सकते इनके प्रॉफिट को, इनके प्राइस को, तो हमारी बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं है, इनको प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक सब्जी वाले पे गए, उसने बोला आलू 100 रुपए किलो, आपने बोला 20 रुपए किलो मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, देना है क्या? आलू वाले ने बोला भैया ले लो। इसका मतलब क्या है? आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी, आपने उससे उसका प्राइस कम करवा के उसके प्रॉफिट को कम कर दिया। तो वही बात यहां पे चेक करनी है। एक बार इसके आंसर को पढ़ लीजिए आप। नीचे भी है स्विचिंग तक। देखिए सबसे मेन बात क्या है कि जो लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं वो क्या है? डाइवर्सिफाइड। यार मुझे थोड़ी मालूम है कि कोई और भी खरीद रहा है इंश्योरेंस कि मैं बार्गेनिंग कर लूं, हम दोनों मिलकर कॉम्बो एक साथ खरीदेंगे, डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं कर सकते बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की लो है, यानी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। उसके बाद दे रखा है स्विचिंग। वंस पॉलिसी प्रेस्क्राइब्ड कैन नॉट बी इजीली स्विच विद अनदर। देखो अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस किसी एजेंट के थ्रू खरीदा हुआ है तो मैं आगे के इंश्योरेंस प्रीमियम भी उनके थ्रू ही पे करता रहूंगा। तो मैं चाहकर भी उनके प्रॉफिट को कम नहीं कर सकता। और ये मैंने खुद भी फील किया है।
मैंने बीच में एक लाइफ इंश्योरेंस लिया था एक एजेंट के थ्रू, बाद में उन्होंने अगले साल उसका प्रीमियम बढ़ा दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो मैं चाहकर भी उनके प्रॉफिट को कम नहीं कर पा रहा हूं। तो इस पॉइंट पर भी कंपनी सेफ है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। क्या मार्केट के अंदर नया कंपटीशन आ सकता है? एक बार पढ़ लीजिए इसको भी। देखिए, मार्केट में अगर नई कंपनी आ सकती है, नया एजेंट आ सकता है, तब तो प्रॉफिट कम होने की संभावना है, बट इस केस में नहीं आ सकता। क्यों? क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि नई इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए रेगुलेटर्स ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना दिए हैं, तो उनको कंप्लाई करना ही बड़ा मुश्किल है, तो नई इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आ ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, जो इंश्योरेंस कंपनी एट प्रेजेंट है वो नए लोगों को एजेंसी दे ही नहीं रही, तो इस पॉइंट पर भी मेरा बिजनेस क्या है? सेफ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी जो धंधा करती है 580 सिटी में करती है, इनके 580 ऑफिसेज हैं, यानी बड़े लेवल पर काम करती है। तो बड़े लेवल पर काम करने से क्या होता है? कस्टमर पे ज्यादा पहुंचने के चांसेस होते हैं, कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। क्या कस्टमर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट खरीदकर हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता है? आंसर इज नो। भाई तेज की तेज कंपनी इसी के पास है, कोई सा भी खरीद लो, प्रॉफिट तो होगा ही। अगला पॉइंट है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कैसा है? देखिए, मार्केट में कंपटीशन ना के बराबर है। ये कैसे पता लग गया? नया एजेंट तो कोई बन ही नहीं रहा, तो कंपटीशन कैसा? पहले भी 15% शेयर था इनका, आज भी इनका शेयर 15% ही है, तो इससे पता पड़ गया कि कंपटीशन कुछ खास नहीं है। ये दो पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, ये पॉइंट जो दे रखा है स्लो ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ, इसका रेलेवेंस इसके आंसर में समझ नहीं आता मेरे को। मुझे लगता है कि इलॉजिकल पॉइंट हो गया। मार्केट ग्रो कर रही है, अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो क्या कोई नई कंपनी आ जाएगी? वो तो बात पहले कर ली हमने कि भाई रेगुलेशंस हार्ड हो गए हैं, नॉर्म्स हो गए स्ट्रिक्ट, तो एक नई इंश्योरेंस कंपनी को बनाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर रिवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा तो नई कंपनी भी नहीं आएगी। मे बी ये पॉइंट इसके अंदर हो सकता है। उसके बाद है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने धंधे को बंद करना चाहे, अपनी कंपनी को बंद करना चाहे, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है बिजनेस को बंद करना। तो इन सब बातों से पता पड़ रहा है कि इस धंधे के अंदर आना भी मुश्किल और जाना भी मुश्किल। तो कुल मिलाकर पांचों पॉइंट पे मुझे कंपनी क्या लगती है? सेफ। एजेंसी क्या है? सेफ। एक ये लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पर प्रॉफिट भले ही ग्रो ना कर रहा हो, बट प्रॉफिट होना कंपलसरी है। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या थी? इवेल्युएट द केस फॉर होल्डिंग द सब एजेंसी ऑफिस डिवीजन बैक्ड बाय फाइनेंशियल वायबिलिटी अमंग अदर क्राइटेरिया। कुल मिलाकर बात थी कि सब ऑफिसेज को हम कंटिन्यू करें या बंद कर दें। तो पढ़िए पहला पैराग्राफ नंबर 1। अच्छा, आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए। क्या बंद कर देना चाहिए? बंद तो नहीं करना चाहिए। हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए बातें करी कि प्रॉफिट भी ठीक ठाक सही है, करंट रेशियो भी ठीक ठाक सही है, मार्केट में कंपटीशन तो है नहीं, मार्केट शेयर भी इंटैक्ट है, प्रॉफिट ग्रो नहीं कर रहा, बट प्रॉफिट है तो सही, लॉस तो नहीं हो गया, तो बिजनेस तो बंद नहीं करना चाहिए। 85% सेल्स किससे कर रहे हैं हम? दुकानों से तो कर रहे हैं, उन्हीं को बंद कर दोगे क्या? तो नहीं करना चाहिए। तो आंसर तो आपको पहले से पता ही है, और जो बातें मैंने आपको बताई अभी समराइज तौर पर, वही तो एग्जाम में लिखनी है आपको। तब भी एक बार ऐसे एक आंसर अपन पढ़ते हैं। तो पढ़िए पैराग्राफ नंबर 1। देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर क्या बोला गया? कमिटी क्या चाहती है कि सब ऑफिसेस को बंद कर दें और कंपनी अपने आप को बताए ऑनलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ऑनलाइन पॉलिसी सेलर। पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर बात बताई गई कि जो ग्रोथ इन बिजनेस है वो क्या होगी? स्टैग्नेंट, क्योंकि मार्केट साइज ही नहीं बढ़ रहा। जब मार्केट साइज ही नहीं बढ़ रहा तो हर कंपनी का मार्केट रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो इन्होंने बोला कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी क्या होगा? प्रॉफिट ग्रो करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट जो भी चल रहा है वही चलता रहेगा। अगले वाला पैराग्राफ पढ़िए, इसमें कुछ खास नहीं है, इस पैराग्राफ में कुछ खास बात नहीं कही गई। नाउ मूव टू फाइनेंशियल एनालिसिस।
अब बात करते हैं फाइनेंशियल की। सबसे पहले बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। देखिए ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी कि जो इनका इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, टॉप लाइन में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 50%। अगर 100 रुपए की सेल है तो 85 कहां से आ रही है? इंश्योरेंस वाले बिजनेस से। और 1/3 कहां पर कंट्रीब्यूट करता है? ये प्रॉफिट में। 99 का प्रॉफिट है तो 33 का इसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, और ये बात हमने निकाली थी कि 86% सेल्स कहां से होती है? ऑफिस से होती है। ऑफिस को बंद कर दोगे क्या? ऑनलाइन कितनी होती है? सिर्फ 14%। दूसरी बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। देखो प्रॉफिट पॉजिटिव है, ये बात तो कंफर्म है, लॉस नहीं हो रहा। आइए चेक करते हैं दो पैरामीटर। दो पैरामीटर कौन से हैं? वही EBIT डिवाइड बाई रेवेन्यू, यानी 100 रुपए की सेल करने पर कंपनी कितना मुनाफा कमाती है। दूसरा, कंपनी ने 100 रुपए लगा रखे हैं, उस पर ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, ताकि हम FD से कंपेयर कर सकें। तो ये इंफॉर्मेशन भी अपन ने निकाली थी। कितना था ये? 6.43%। शुरू में कितना था? 12.4। तो इनका प्रॉफिट परसेंटेज वाइज तो कम हो रहा है, यानी इनके मार्जिन तो कम हो रहे हैं, बट प्रॉफिट अभी भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 7.69। पहले कितना था? 15.15। हाँ जी, यहां पर भी कमी आई है, बट कंपटीशन नहीं है ना। एक ऐसा बिजनेस कभी ना छोड़ो जहां पर कंपटीशन नहीं है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब पढ़िए पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी। इसको भी निकाला था हमने कि कंपनी का करंट रेशियो कितना है? 1.33, पॉजिटिव है। कंपनी को अगले 12 महीने में अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करनी है तो अगले 12 महीने में इसके पास 1 रुपए 33 पैसे आएंगे। तो 33 पैसे क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा मार्जिन। अगला पॉइंट, डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो पहले 0.5 था और अभी कितना हो गया? 0.33। अच्छा, डेट इक्विटी रेशो कैसे निकालते हैं? लोन डिवाइड बाई इक्विटी। बाहर से कितना पैसा लगाया है डिवाइड बाई मालिकों ने कितना पैसा लगाया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर अगर 1 रुपया ओनर ने लगाया है तो 50 पैसे उधारी के भी लगे हैं। तो ये परसेंटेज क्या हो गई है? अभी कम हो गई है। अच्छी बात है। इसके बाद पढ़िए ये वाला पॉइंट, क्लाइंट डेमोग्राफी। क्वेश्चन में बताया गया था कि 60+ वाले जो क्लाइंट हैं, 60+ वाले जो कस्टमर है वो पॉलिसी ऑनलाइन नहीं खरीदते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे बताया नहीं गया है कि 60+ वाले जो कस्टमर है वो ऑनलाइन पॉलिसी नहीं खरीदते हैं। और ऑनलाइन पॉलिसी कितनी बिकती है? सिर्फ 14%। तो इससे मुझे पता पड़ गया यार जाना बेकार है ऑनलाइन के अंदर। मतलब ऑनलाइन में रहो बट स्टोर्स को बंद मत करो। छठा पॉइंट, रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। इस कंपनी के पास कितने एम्प्लॉय हैं? 1564। कहां पर? स्टोर्स पे। ऑनलाइन में कितने हैं? 50। अगर आप धंधे को बंद करना चाहते हो तो 1564 एम्प्लॉय क्या देना पड़ सकता है आपको? कंपनसेशन। इससे क्या हो सकता है? नुकसान। तो बेहतर है धंधे को कंटिन्यू करो, लॉस थोड़ी हो रहा, प्रॉफिट ही तो है। फिर ये अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 7, लीगल एस्पेक्ट इन टर्म ऑफ प्री क्लोजर ऑफ लीज। आपने लीज पे ले रखा है 30 साल के लिए अपने ऑफिस। अगर पहले लीज क्लोज करो तो क्या देना पड़ सकता है? कंपनसेशन। फिर से दिक्कत, अपना नुकसान क्यों करना चाहते हो? पॉइंट नंबर 8, लूजिंग यूएसपी। इनकी यूएसपी क्या है? इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एडवाइस। अगर ये अपने स्टोर्स को बंद कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अब जो इनकी एडवाइस है वो बायस्ड हो जाए। तो ये सारी बातें कर लेने के बाद नेट करेक्स में क्या लिखा गया है? वही बात, ग्रोथ कम है मानते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम है मानते हैं, बट प्रॉफिट है। और अभी भी 86% कहां से बिकता है? स्टोर्स के थ्रू। तो बेहतर है स्टोर्स को कंटिन्यू किया जाए, स्टोर्स को बंद नहीं किया जाए। हाँ, धीरे धीरे ऑनलाइन को भी ग्रो करते रहो। तो ये केस स्टडी नंबर 13 अब जाकर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस केस स्टडी को समझने में मजा आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ के अंदर जब ये प्रॉब्लम आई थी तो कंपनी ने कैसे सॉल्व किया होगा, रेशियोज का क्या इंपैक्ट होता है एक बिजनेस को एनालाइज करने के अंदर, और एग्जाम में अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो आप उस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।